कक्षा एकादश विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अध्याय 3 देख रहे थे, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तता, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, मेडलिप की आवर्त सारणी और मोसले की आवर्त सारणी, जिसमें उसमें आवर्तों के बारे से बताया गया था, है ना। सारणी के अंतर्गत जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मोसले की आवर्त सारणी है, उसका एक देखते हैं। इसमें टेबल दिया गया है जिसमें प्रथम आवर्त, ठीक, जैसे कि पहले भी पता है आपको, 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, आपका वर्ग या समूह, है ना। तो उन 7 आवर्त के बारे से ही इसमें दिया गया है। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो आवर्त रहता है उसको लघुत्तम आवर्त कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, लघुत्तम आवर्त। इसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए कक्षक 1 इस पर ही जाएगा, है ना। प्रथम सदस्य रहेगा इसमें हाइड्रोजन। जेड बराबर होता है आपका परमाणु क्रमांक, है ना, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। अगर जेड कहीं पर भी हो तो हम उसका मतलब क्या समझेंगे कि यह परमाणु क्रमांक है ना। जेड बराबर होगा आपका 1 हाइड्रोजन के लिए, और हीलियम के लिए जेड बराबर 2। तत्वों की संख्या होगी इसमें कितनी, 2। उसके बाद सेकंड जो रहता है उसको लघु आवर्त कहते हैं। इसमें 2s और 2p में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक, और ठीक है, इधर इसमें तत्वों का संख्या कितना रहेगा, तो 7 सामान्य तत्व रहेंगे और 1 जो है अक्रिय तत्व रहेगा, है ना। नियान जो है आपका अक्रिय तत्व है। लघु आवर्त, तीसरे नंबर के आवर्त को भी लघु आवर्त कहेंगे। इसका 3s और 3p में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जिसमें सोडियम 11 से लेकर के आर्गन 18 तक रहेगा। 7 जो है समान तत्व रहेंगे और 1 जो है अक्रिय गैस रहेंगे ना। इसको अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किसी से क्रिया नहीं करता। उसका जो अंतिम कोश रहता है वो पूर्णतः क्या रहता है, भरा हुआ रहता है ना। अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है क्या रहती है, भरी हुई रहती है। चौथे आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इसमें 4s 3d 4p करके है, ठीक। पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टान तक सामान्य तत्व 7। 10 जो है संक्रमण तत्व, देखो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहेंगे, और 1 जो है अक्रिय गैस, है ना। उसी प्रकार से दीर्घ आवर्त में फिर से 5वें नंबर के आवर्त में 5s 4d और 5p। इसको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसी में इलेक्ट्रॉनों इतने ही अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, ठीक। 1:2:2 से स्टार्ट होता है, लेकिन यही अंतिम में रहता है, ये उसका प्रमुख कोश हुआ, ठीक। तो रूबिडियम से लेकर के जिनान तक इसमें तत्वों की भी संख्या कितनी है, 18 है। फिर दीर्घतम में भी दिया हुआ है, ठीक। सीजियम से लेकर के रेडॉन तक, रेडॉन है ये, जिसका 86 है ना। इसमें 32 है तत्वों की संख्या, ठीक। और अपूर्ण आवर्त, तो इसको अपूर्ण आवर्त क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ज्ञात 29 तत्व है, परंतु उस समय 29 था और बाद में और 3 तत्वों की खोज हुई, और अभी वर्तमान में पूरे के पूरे कितने हैं, तो 118 तत्व हैं, ठीक है। IUPAC द्वारा बताया गया यह नामकरण है ना, अंतरराष्ट्रीय नामकरण पद्धति के अनुसार, ठीक। इसमें देखते हैं आवर्त तालिका में SPDF ब्लॉकों का विभाजन ना। तो S ब्लॉक के तत्व में क्या है, तो जिनका अंतिम s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसका अंतिम विन्यास क्या रहेगा, NS1 और NS2, ठीक। ये सभी कैसे तत्व हैं, तो क्षारीय तत्वों तथा क्षारीय मृदा तत्वों का समूह होता है। कैसे तत्व हैं, क्षारीय तत्व और क्षारीय मृदा तत्व। उसका सामान्य लक्षण दिया गया, तो प्रत्येक का सामान्य लक्षण क्या होगा, हाइड्रोजन को छोड़कर S ब्लॉक के तत्वों को सामान्य लक्षण। ये तत्व कोमल होते, जिनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, कम, ठीक। इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत ही कम होगी। एंथैल्पी मतलब कि ऊर्जा होता है ना। ये प्रबल विद्युत धनी होते हैं, एंथैल्पी, ठीक। ये तत्व अत्यंत क्रियाशील होते हैं, जल्दी से क्रिया करेंगे, किसी से भी अक्सीकृत होकर के एक संयोजी और द्विसंयोजी धन आयन देते हैं। प्रबल अपचायक हैं, है ना। तत्वों तथा उनके लवण रंगीन ज्वाला के साथ जलते हैं। देखो ये जो तत्व रहेंगे वो उनका जो लवण रहेगा वो रंगीन ज्वाला के साथ जलता है, जैसे कि सोडियम जो है सुनहरी पीली ज्वाला प्रदर्शित करता है। बेरिलियम को छोड़कर ये सभी आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक कहने का मतलब कि आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं ना। पी ब्लॉक के तत्व, तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम में क्या रहेगा, p ऑर्बिटल प्रवेश करता है, पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 करके, ठीक है।
विन्यास वाले तत्व को समूह 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं ना। तो हम लोग आवर्त सारणी में देखे थे समूह 13 से 18 के तत्व को क्या कहेंगे हम लोग, पी ब्लॉक के तत्व। इस ब्लॉक में कुल 31 तत्व हैं। समूह 13 बोरान परिवार, समूह 14 कार्बन परिवार, समूह 15 नाइट्रोजन अथवा साइनोजन परिवार, समूह 16 ऑक्सीजन अथवा कैल्कोजन समूह, ठीक, 17 हैलोजन परिवार और 18 जो है अक्रिय गैस परिवार के नाम से जाना गया। इसमें ना प्रत्येक का नाम दिया गया। देखो 13 से 18 तक तो पी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन सभी का नाम है और इसी नाम से पूछता है कि कौन से समूह के तत्व को क्या कहते हैं। जैसे कि समूह 13 और 14, 13 जो है बोरान परिवार, बोरान परिवार क्यों, क्योंकि उसका फर्स्ट में ही, ठीक है, बोरान से स्टार्ट होता है। उसके बाद समूह 14, समूह 14 क्या है आपका, कार्बन परिवार, ठीक, कार्बन क्यों, क्योंकि वो कार्बन से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद समूह 15, तो समूह 15 को नाइट्रोजन या साइनोजन परिवार या फिर निकोजन्स कहते हैं। देखो कितना नाम हो गया, नाइट्रोजन, साइनोजन और निकोजन, ठीक। समूह 16, तो समूह 16 को कैल्कोजन कहते हैं, ठीक है, कैल्कोजन कहेंगे या अयस्क बनाने वाले परिवार कहेंगे। समूह 17 को हैलोजन कहते हैं, ये लवण बनाते हैं इसीलिए इसको हैलोजन कहते हैं, ठीक। और समूह 18 को उत्कृष्ट, अक्रिय या दुर्लभ, 3 नाम होंगे, उत्कृष्ट, अक्रिय या दुर्लभ। उत्कृष्ट क्यों, क्योंकि ये क्या है, सबसे अलग है। अक्रिय है, ठीक, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करता। और दुर्लभ है तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया ये नहीं जाता, बहुत दुर्लभ से मिलता है, ठीक। तो ये तो था उनके नाम जो पेपर एक एक नंबर में इसमें पूछते हैं ना, खास करके कैल्कोजन और साइनोजन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2 और Np126। सामान्य लक्षण में इन तत्वों के धातु, अधातु, उपधातु 3 सम्मिलित होंगे ना। जो पी ब्लॉक का तत्व है सबसे विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें तीनों रहेंगे, क्या, धातु, अधातु और उपधातु, तीनों तत्व समाहित रहेंगे। इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती। इसको आगे देखेंगे क्या होता है। ये सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करते हैं ना, ये सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, साझा के द्वारा बना गया यौगिक है ना। ये एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे जैसे ये जिन जिन तत्वों से अलग अलग संयोग करते हैं उसी प्रकार के आधार पर एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेंगे। ये तत्व स्वतः अपचयित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए समूह संख्या बढ़ने के साथ इसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ये तत्व तीनों अवस्था ठोस द्रव गैस में पाए जाते हैं ना। ये जो तत्व हैं समूह पी ब्लॉक के तत्व ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में दिखेंगे। डी ब्लॉक के तत्व तो उन तत्व जिनके अंतिम में एक कक्षक पहले डी कक्षक में प्रवेश करता है ना, डी ऑर्बिटल के तत्व कहलाते हैं। जैसे कि आपका आयरन, आयरन का होता है परमाणु क्रमांक 26, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ठीक है। डी कक्षक में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, तो समूह 13 से समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहेंगे हम लोग, डी ऑर्बिटल के तत्व, ठीक। जैसे कि इसमें दिया गया है ना, एस ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ तक है। देखो एस ब्लॉक के तत्व पूरा, पी ब्लॉक के तत्व तो 13 से 18 तक के, जिसमें 13 को बोरान परिवार कहते हैं, 14 को कार्बन परिवार कहते हैं, 15 को नाइट्रोजन, साइनोजन या निकोजन तीनों कहते हैं, 16 को कैल्कोजन कहते हैं, 17 को हैलोजन कहते हैं और 18 को अक्रिय कहते हैं, ठीक। ये सभी था। अब ये जो संक्रमण तत्व है ना, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व 3 से लेकर के कितना 12 तक के तत्व, इसका भी कई श्रेणी में बटा हुआ है। कैसे, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहने का मतलब कि जो आपका क्या है, चौथा आवर्त है ना, ये वाला जो आवर्त है चौथा, इसको बोलेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, ठीक। जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्कैंडियम से स्टार्ट हो रहा है और जिंक पर खत्म हो रहा है ना, स्कैंडियम से जिंक पर, ठीक। ये वाला जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी। दूसरा उसके बाद है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जो कि कहाँ से शुरू हो रहा है, इट्रियम से शुरू हो रहा है और कैडमियम तक खत्म, तो ये इट्रियम है और ये वाला है आपका कैडमियम, ठीक। उसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी जो आपका 5D ग्रुप है, ठीक, तृतीय संक्रमण श्रेणी है ना। ये कहाँ से, तो लैक्थेनम से लेकर के ये
मरकरी तक, ठीक, Hg मरकरी या पारा बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ठीक 6D या 7वां जो है ये एक्टिनियम से लेकर के रदरफोर्डियम से कॉपरनीशियम तक है ना, ये कॉपरनीशियम है, ठीक, 112, ठीक है। तो इतने तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सॉरी ये 118 है ना। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य लक्षण दिया गया है इसमें। तो डी ब्लॉक के सभी तत्व उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली धातु, अधिकांश धातु इसमें रंगीन यौगिक बनाएंगी। कैसी यौगिक? तो रंगीन, है ना, कलरफुल दिखेगा। यह धातुएं संकुल यौगिक बनाती है, मतलब कि एक विशेष संरचना युक्त यौगिक बनाती है। अधिकतर संक्रमण धातुएं जैसे कि मैग्नीज, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम और वेनेडियम ये यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होते हैं ना। खासकर इसी को अभी हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में ये सभी यूज होंगे, ठीक है। ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। इनके यौगिक सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। इनका जो यौगिक रहेगा वो कैसा रहेगा? अनुचुंबकीय। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ए ब्लॉक के तत्व। तो आप सभी को पता है ए ब्लॉक के तत्व किसको बोलेंगे हम लोग? जो एक्टिनियम से स्टार्ट होता है और क्या लैंथेनम से स्टार्ट होता है ना, तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड बोलते हैं, ठीक। समूह में ए ब्लॉक में अधिकतम 14 तत्व होंगे दोनों में, है ना। 6वें और 7वें आवर्त के हैं। वैसे तो ये दीर्घ आवर्त तालिका में ब्लॉक के तत्वों की स्थिति डी ब्लॉक के तत्वों के बीच होनी चाहिए, लेकिन इसको अलग से रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये क्या है? दुर्लभ है, ठीक। फॉर ए ब्लॉक के तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहेंगे, जो कि सीरियम से स्टार्ट होता है ना, ल्यूटेशियम तक, और थोरियम से स्टार्ट होता है लॉरेंसियम तक के स्वभाव को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं ना। इन दोनों मिश्रणों को अंतः संक्रमण तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतः संक्रमण तत्व। देखो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व और ए ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व, नामों को याद रखेंगे ना। ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य लक्षण है कि ये भारी धातुएं होती है जिनके गलनांक क्वथनांक उच्च रहते हैं, ठीक। इसका गलनांक भी उच्च रहेगा और क्वथनांक भी उच्च रहेगा। ये परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेंगे। इनके जलीय आयन रंगीन होते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। और ये F5F के तत्व रेडियोधर्मी रहते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसको कहेंगे? ऐसे तत्व जो स्वतः ही अदृश्य प्रकाश किरणों को क्या करता है? उत्पन्न करता है ना। अदृश्य प्रकाश किरणें कहने का मतलब कि अगर उसको अंधेरे में रख दिया जाए तो चमकने लगता है, ठीक। जैसे यूरेनियम हो गया, है ना, ट्रांस यूरेनियम नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ये संश्लेषित किए जाते हैं ना। नाभिकीय क्रियाओं के बाद ही इसको बनाए जाते हैं, ठीक। तत्वों का 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। अभी तक तो हम लोगों ने ब्लॉकों को देखा, SPDF ब्लॉकों को। अब उसका क्या क्या नाम है ना, तो अक्रिय या उत्कृष्ट गैस, इसको मैं पहले भी बताई थी। किसको बोलेंगे? अक्रिय या उत्कृष्ट गैस। तो 18वें समूह के तत्वों को अक्रिय या उत्कृष्ट गैस बोलेंगे, है ना। और क्या था? दुर्लभ गैस। 3 नाम था, है ना। दीर्घ आवर्त तालिका में 18वें समूह के इन गैसों को रखा गया है। इनके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है? पूर्णतः भरा हुआ रहता है, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और पी में 6 इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है। इनका अष्टक पूर्ण रहता है ना। क्या रहता है? इनका अष्टक पूर्ण। इनकी संयोजकता क्षमता 0 होती है। अब अष्टक पूर्ण रहेगा तो उसमें और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की तो जगह नहीं है, इसलिए क्या रहेगा? उसका 0 संयोजकता। इसलिए ये गैस कोई रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करती और अक्रिय होती हैं। इनके परमाणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं रहता। ये गैसीय अवस्था में एक परमाणुक होती हैं, ठीक। गैसीय अवस्था में केवल एक ही परमाणु इसमें रहेगा, जैसे कि क्लोरीन, नियान, है ना, ये सब हीलियम, नियान। गैसीय अवस्था में ये मतलब हीलियम-2 ये अणु नहीं बनाते ना, ये अणु नहीं बनाते, ये परमाणु के रूप में ही रहेंगे, ठीक। कौन से रूप में रहेंगे? परमाणु के रूप में। इसको हम लोग क्या H हीलियम-2 करके लिखे हैं क्या? कभी नहीं लिखा है ना, इसीलिए ये परमाणु ही बनाते हैं, ठीक। आकर्षण बल नहीं रहता इसलिए ना। उसके बाद प्रतिनिधि तत्व किनको कहते हैं? तो देखते हैं एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के सभी तत्व। कौन कौन से? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सभी तत्व
18 अक्रिय गैस को छोड़ करके सभी प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन पूछ देगा, है ना, प्रतिनिधि तत्व किसे कहेंगे? तो एस और पी ब्लॉक के तत्वों को में 18वें समूह के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व क्या कहलाएंगे? आपका प्रतिनिधि तत्व। और क्यों? तो इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन कोष NS1 और NS2 NP5 होता है। ये तत्व अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते समय केवल अंतिम कक्ष S और P इलेक्ट्रॉनों का ही उपयोग करेंगे, ठीक, और जल्दी से क्रिया करते हैं। मतलब कि किसी भी आप यौगिक को देखना, इसमें S और P ब्लॉक के ही तत्व शुरू में रहता है। प्रतिनिधि तत्व जो स्टार्ट करें, ठीक, प्रतिनिधित्व करें, स्टार्ट करें, उसी को प्रतिनिधि तत्व कहेंगे। फिर आता है संक्रमण तत्व। तो ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, किंतु ऐसे जिनकी अंतिम कक्षा N-1 डी पूर्ण रूप से भरा नहीं होता, ठीक, मतलब जो डी कक्षा अपूर्ण हो, पूर्ण रूप से भरा नहीं होता मतलब अपूर्ण हो। NP कक्ष पूर्णता रिक्त रहता है और इस प्रकार से N-1 और D1 to 10 और NS1 to 2 हो। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये, ठीक, ये वाला जो संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये तत्व चूंकि प्रबल धन विद्युतीय और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के बीच सेतु का कार्य करता है। मतलब किसको किसको जोड़ने का कार्य करेगा? ये S ब्लॉक और P ब्लॉक को जोड़ने का कार्य करेगा। एक तो धन विद्युतीय और एक तो ऋण विद्युतीय, है ना, तो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व कहा गया। समूह 12 में जिनका विन्यास जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक, इसके अंतर्गत होती है। यद्यपि इनके गुणों में क्या रहता है? संक्रमण तत्व मिलते जुलते रहते हैं ना। उसके बाद आता है अंतः संक्रमण तत्व। तो अंतः संक्रमण तत्व भी संक्रमण तत्व के में ही रहता है। ए ब्लॉक के तत्व को कहेंगे अंतः संक्रमण तत्व, जो लैक्थेनाइट तथा एक्टिनाइट के समूह को प्रदर्शित करेगा। ए ब्लॉक के तत्व होते हैं और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाएगा, ठीक है। एक समान, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होने के कारण इन तत्वों को लैक्थेनाइट और एक्टिनाइट में ही भी पृथक करना भी कठिन होता है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लोग देखेंगे धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर वर्गीकरण ना। तो धातु किसे कहते हैं? तो ये सभी को पता होगा, ठीक। अब तक की जो खोजी गई है उसमें 78% तत्व क्या है? धातु हैं। आवर्त तालिका में बाएं, मध्य तथा निम्न कुछ भाग धातु हैं, ठीक है। मरकरी, गैलियम, सीजियम को छोड़कर सभी ठोस धातुएं सभी ठोस होती है। किसको किसको? मरकरी, पारा, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। याद रखना, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? पारा है, ठीक है। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? आपका बोरान, ठीक। तो ये सभी क्या है? धातु के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और सभी ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। इनमें तन्यता होती है, आघात वर्धता का गुण होता है, धातु में अधिक चमक होता है। ये सभी तो पहले से भी जानते हैं ना, तन्यता, आघात वर्धता और धात्विक चमक। अधातु तो आवर्त तालिका का दाईं ऊपरी भाग अधातु है, ठीक। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाएंगी। ये भंगुर होती हैं और तन्यता का गुण नहीं होता, आघात वर्धता नहीं होता, इनके गलनांक क्वथनांक कम रहते हैं और ऊष्मा और विद्युत के क्या होंगे? ये कुचालक, ठीक। और विशिष्ट तत्व इसमें आएगा आपका तृतीय आवर्त के तत्व को सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी आपके विशिष्ट तत्व हैं, प्रतिनिधित्व हैं, है ना, ठीक। अब देखते हैं इसमें परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर के तत्वों का IUPAC नाम। देखो, IUPAC नाम कहने का मतलब कि क्या है? ये ऐसा नाम प्रणाली है, ठीक है, जिसको पूरा दुनिया जानता है, ठीक। और साधारण नाम कहने का मतलब कि केवल इसको कौन जानेगा? हमारे भारतवासी, ठीक। तो IUPAC नाम इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक। इसको देखते हैं ना। इसमें समानता तत्व का नामकरण उसके खोजकर्ता के आधार पर किया जाता है, परंतु IUPAC ने उसी रूप में स्वीकार भी कर लिया था। किंतु वास्तविक समस्या उन तत्वों के नामकरण में दिखाई दिया जिसमें परमाणु क्रमांक संख्या 100 से अधिक थी, क्योंकि एक ही समय में 2 वैज्ञानिक द्वारा किसी तत्व की खोज का दावा किया गया। और उदाहरण के रूप में परमाणु क्रमांक 104 तत्वों की खोज का दावा रूसी वैज्ञानिक तथा अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक साथ किया। इस स्थिति में उसे कर्चेटोनियम नाम कहा जाएगा अथवा रदरफोर्डियम
इसके समाधान है तो IUPAC ने एक आयोग गठित किया, ठीक है, CNIC, ठीक, कमीशन ऑन नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का ये आयोग था, जिसमें 110 परमाणु क्रमांक तक के नामकरण का हल निकाला गया है ना, जिसको 0 से 9 तक के अंकों का लैटिन नाम अनुलग्न में EM लगा देते हैं, किसको 0 से 9 तक को EM बोलेंगे, ठीक, अनुलग्न में मतलब आगे में EM। जैसे कि 0 है तो उसको नील पढ़ेंगे, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, ठीक, और ये सभी उसका संकेत है। वैसे ही 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो इन, ठीक, ऐसा करके। कभी कभी इसमें नाम का संक्षिप्त भी किया जा सकता है, जैसे 102 परमाणु क्रमांक केवल तत्व को अनिलबाइयम न कह करके अनिलबियम कहना पर्याप्त था। तत्व का संकेत उपयुक्त किया जाना चाहिए, ठीक, मतलब इसमें दिया गया है, इसको देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। इसमें क्या बोला गया है, 1 को बोलेंगे अन तो 1 को बोले अन, 0 को बोलना है नील तो 0 को नील, और फिर से 1 को क्या बोलना है अन, और सब के नाम के अंत में क्या लगाना है, EM, 100 के बाद में सब में EM लगाना है, ठीक। तो ये अननील नीललानियम, ठीक, अननीललानियम होगा इसका नाम। वैसे ही अननील और बाई, फिर लास्ट में EM जोड़ना है तो अननील बाई EM।